मेरी जाहिल बहू को न कपड़े पहनने की तमीज थी और ना ही बोलना आता था। बेटा उसे तलाक देने लगा तो मैंने कहा तुम दूसरी शादी कर लो। इस लड़की को हम घर में काम के लिए रख लेते हैं, बस तुम इसे तलाक मत दो। अब मेरी बहू सारा दिन घर के काम करती और रात को स्टोर रूम में सोने चली जाती। फिर आधी रात को वो कुरान मजीद उठाकर ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ने लगती और दुआ मांगती, ऐ अल्लाह मुझे इन जालमों से बचा। एक रात बहू को सबक सिखाने के लिए उसकी टांगे तोड़ने गई तो बहू ने जोर जोर से अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। मेरा तो उस वक्त दिमाग चकरा गया जब मैं अपने बेटे की शादी के लिए लड़कियां देख रही थी। आज भी मैंने एक रिश्ते करवाने वाली आंटी के साथ कुछ लड़कियों को देखने जाना था। इस मकसद के लिए मैंने 3-4 नए जोड़े बनाकर रख लिए थे और जहां भी जाना होता उनमें से एक नया जोड़ा पहन लेती। हालांकि मैं खुद एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती थी, लेकिन मुझे अपने बेटे रेहान के लिए किसी ऊंचे घर की लड़की की तलाश थी जो ठीक ठाक अपने साथ जहेज भी लेकर आए, क्योंकि मैंने जब से अपनी जेठानी की मालदार बहू और जहेज को देखा था तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो भी मेरी तरह 6 मरले के घर में सारी जिंदगी गुजारती रही। अब आकर उनके हालात बदले थे जब उनके बेटे जवान हुए और वो जब उनके रिश्तों के लिए बाहर निकली तो उनकी मंजूर नजर फैमिलीज अच्छी खासी अमीर कबीर होती थी। उन्होंने रिश्ते वाली आपा को साफ कह रखा था कि उन्हें उन घरों का रिश्ता दिखाए जिनके घर से कोई न कोई बाहर मुल्क गया हो, क्योंकि ऐसे घरों के टोर ही अलग होते हैं। बाप या भाई में से किसी न किसी के बाहर जाने से पूरी फैमिली की तकदीर बदल जाती है। दौलत की रेल पिल और आसाइशें देखने लायक होती हैं। ऐसे घर अपनी बेटियों के साथ ट्रक भर के जहेज का देते हैं। लिहाजा आपा ने जब से उनकी ख्वाहिश को सुना तो वो उन्हें ठीक ठाक अमीर कबीर घरानों में लेकर गईं, जिनकी कोठियां किनाल से कम नहीं होती थी और पोर्च में 3-4 गाड़ियां खड़ी होती थीं। 1-2 बार मैं भी उनके साथ गई तो मैं तो हैरान ही रह गई ये देख कर के जिंदगी तो मजे से ये अमीर लोग जीते हैं, भला हमारी भी कोई जिंदगी है। कपड़े लेते हैं तो जूते पूरे नहीं होते और जूते हो तो ब्रांडेड कपड़े पहुंच से बाहर होते हैं। लेकिन मेरी जिठानी अपने बेटों की अच्छी नौकरी लगने के बाद जिस तेजी से अपने स्टेटस को बदलने की तंगोदो कर रही थी, वो देख देख कर मैं भी सोचती थी कि जब मेरा वक्त आया तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। अमीर घराने की बहू अपने साथ इतना जहेज का सामान लेकर आती है कि घर में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मैं अपनी जिठानी से कभी कभी बेहद जेलस भी होती थी कि जहां पर भी जाती हैं इतने अमीर अमीर लोग उनकी बेपनाह इज्जत कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता है कि ये लोग अपने जैसे रुपए पैसे रखने वाले लोगों में बेटी देने की बजाय अपने से बहुत कम स्टेटस रखने वालों में बेटी ब्याहने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। उस वक्त तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं अपने बेटे रेहान के रिश्ते के लिए बाहर निकली तो मुझे तब पता चला कि अमीर कबीर लोग स्टेटस की बजाय ये देखते हैं कि लड़का कितना काबिल है, आगे तरक्की के कितने चांसेस हैं, अगर वो अच्छी पोस्ट पर है, खूब पढ़ा लिखा है तो अपनी बेटी का रिश्ता देने में देर नहीं करते, बल्कि ऐसे लड़कों को रिश्ता देने में फख्र महसूस करते हैं। लिहाजा जब रेहान की तालीम मुकम्मल होने के बाद उसकी बहुत अच्छी जगह पर नौकरी लग गई तो मैं भी बिल्कुल अपनी जिठानी के नक्शे कदम पर चलते हुए रिश्ते कराने वाली आपा को साफ साफ कह दिया कि मुझे भी बिल्कुल वैसे ही रिश्ते दिखाए जैसे वो मेरी जिठानी को दिखाती रही है, और उन्हीं घरानों से मुझे भी लड़की चाहिए जो ठीक ठाक अमीर कबीर हो। रेहान को जब मेरी सोच का पता चला तो वो अक्सर हंस देता और कहता कि अम्मा आप सिर्फ जहेज को मद्देनजर रख रही हैं, आप नहीं जानती कि इन अमीर लड़कियों के दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचे हुए होते हैं, भला हमारा इनका क्या मैच। और वैसे भी मैं शादी अभी करना ही नहीं चाहता, मुझे अभी आगे बढ़ना है, लिहाजा आप उन बातों से बाहर निकल आए। लेकिन मैं कहाँ बाज आने वाली थी, मैंने बस तहैया कर रखा था कि जल्द अज जल्द अपने इकलौते बेटे रेहान की शादी करवा के ही दम लूंगी। वैसे भी अब मुझसे घर का काम नहीं होता था, इसलिए मैंने सोचा कि बहू आ जाएगी तो वो घर संभालेगी और मैं इन जिम्मेदारियों से आजाद हो जाऊंगी। मैं तैयार होकर अभी जूते पहन रही थी कि आपा की कॉल आ गई। मैंने फटाफट घर के दरवाजे को ताला लगाया और बाहर निकल आई। वैसे भी घर की एक चाबी रेहान के पास होती थी, इसलिए अगर मुझे बेवक्त भी घर से बाहर जाना पड़ जाता तो मुझे फिक्र नहीं होती थी। मेन रोड पर खाला मेरे ही इंतजार में खड़ी थी। मुझे देखते ही बोली, अरे भाई बहुत ही तकड़ी पार्टी है, बस दुआ करो तुम्हारा काम बन जाए। तो मैं उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई।
हम टैक्सी से जिस घर के सामने उतरे वो देखने में तो 10 मरले से ज्यादा का नहीं लग रहा था, लेकिन अच्छा फर्निश था। मगर जाने क्यों उसे देखकर मेरा मूड ऑफ हो गया। तो मैंने आपा से कहा, ये कहाँ लेकर आ गई हैं? ये तो कोई हमारी ही तरह के जैसे लग रहे हैं। तो मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, इंतहाई अमीर लोग हैं, इनकी इस तरह की कई कोठियां इस शहर में हैं। लड़की का बाप भी अच्छे ओहदे पर है, अपने असरो रसूख से रेहान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। लड़की के सारे भाई बाहिर होते हैं, अगर यहाँ रिश्ता हो गया तो हो सकता है वो रेहान को अपने साथ ही अपने कारोबार में शामिल कर लें और बाहर ही ले जाएं। अरे ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। नौकरियों में क्या रखा है, महीने की लगी बंदी तनख्वाह और बस। ऊपर से महंगाई देखो, अगर तनख्वाह आजकल 1,00,000-2 लाख से ऊपर भी हो तो भी यहाँ गुजारा आसान नहीं। तुम शुक्र नहीं करती हो कि अगर ये कारोबारी लोग तुम्हारे बेटे के सर पर हाथ रख दें तो तुम लोगों की तो पांचों की पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में होगा। तो आपा की बात सुनकर मैं थोड़ी सी मुतमईन हो गई। टैक्सी वाले को किराया देने के बाद हमने गेट पर दस्तक दी तो दरवाजा खुल गया और हमें एक सज्जे सजाए ड्राइंग रूम में लेकर जाकर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद ही लड़की की माँ और बहनें ड्राइंग रूम में आ गईं। देखने में तो काफी माकूल लोग ही लगे। मेरा दिल तो अंदर ही अंदर से बेहद खुश हो गया। मैंने उन्हें अपने आने का मकसद बताया तो लड़की की बहन ने फौरन कहा, क्या आप लड़के को साथ नहीं लेकर आई? अच्छा होता अगर आप उसे साथ लेकर आती तो हम उसे भी देख लेते। तो मुझे काफी अजीब सा लगा। इससे पहले तो कभी किसी लड़की वालों ने ये बात नहीं की थी। तो मैं खाला की तरफ देखने लगी तो एकदम खाला ने बात बनाते हुए कहा कि अभी तो रेहान की अम्मी लड़की को देखने के लिए आई हैं। बात अगर आगे चलेगी तो लड़के को भी हम साथ ले आएंगे। ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अगर ये लड़की को देखने के लिए आई हैं तो हमें भी तो लड़के को देखना है, तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। तो खाला ने हकलाते हुए कहा, क्यों नहीं, आप ही लड़के को जरूर देख लें, लेकिन जब हम अगली दफा आएंगे तो लड़के को साथ लेकर ही आएंगे। अभी तो आप इन्हें लड़की दिखा दें ताकि बात आगे कुछ बढ़े। खाला चुप हुई तो मैंने एकदम रेहान की तस्वीर निकालकर उसकी बहन की तरफ बढ़ाई और कहा, ये मेरा बेटा रेहान है, आप देख लें और तसल्ली कर लें। बात आगे बढ़ी तो मैं अपने बेटे को भी यहाँ ले आऊंगी। दरअसल मैं उसे अपने साथ जरूर लेकर आती, लेकिन आप तो जानते हैं कि अफसर बंदे के कंधे पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं तो और दूसरे दिन निकली होती हूँ तो जाहिर है वो हर वक्त तो मेरे साथ नहीं चल सकता ना। बातों ही बातों में मैंने उन्हें ये जता दिया कि मैं यहाँ आने से पहले भी कई लड़कियां देख चुकी हूँ, इसलिए ज्यादा चौड़े होकर मेरे साथ गुफ्तगू ना करे कि आखिर को मैं बेटे की माँ हूँ। मेरी बात सुनकर लड़की की बहन और माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी देर के बाद लड़की को बुलवाया गया, जिसे देखकर तो मैं दंग ही रह गई। लड़की देखने में ठीक ठाक खूबसूरत थी, जाने क्यों मेरा तो उस पर दिल ही आ गया था। मेरे रेहान के साथ खड़ी कितनी खूबसूरत लगेगी। अगर यहाँ रिश्ता हो जाता है तो मेरी जिठानी तो सड़ जल जाएगी, क्योंकि अमीर कबीर घरानों से बहू तो वो भी लेकर आई थी, लेकिन उसकी चारों बहुएं वाजिबी शक्ल सूरत की थी, जिन्हें देख देख कर खानदान वाले अक्सर उस पर बातें कसते रहते थे। इधर तो दौलत के साथ साथ लड़की की खूबसूरती भी आंखों को हैरान कर रही थी। मैंने आंखों ही आंखों में आपा को इशारा किया कि मुझे तो लड़की पसंद आ गई है। तो आपा ने सुख का सांस लिया। इतने में उन लोगों ने चाय हमारे सामने लाकर रख दी। चाय पीते हुए मैंने लड़की की माँ को अपनी पसंदीदगी के बारे में बता दिया कि मुझे आपकी लड़की बेहद पसंद आई है, अब आप मंगनी की तारीख दे दें। तो लड़की की माँ ने कहा कि आप हमें कुछ वक्त दें, हम आपको सोचकर बताएंगे। उन्होंने मेरे रेहान की तस्वीर रख ली और थोड़ी देर के बाद मैं और आपा उठकर अपने घर आ गए। मैं बेहद खुश थी क्योंकि पहली बार मेरा दिल मुतमईन हुआ था। बातचीत और टी सेट के बर्तनों से मैंने यही अंदाजा लगाया कि ये लोग ठीक ठाक पैसे वाले हैं और सबसे बढ़कर ये कि कारोबारी फैमिली है। तो कल को रेहान का भी मुस्तकबिल मुझे रोशन दिखाई दे रहा था। वैसे भी मैं नौकरी के हक में नहीं थी, क्योंकि रेहान के अब्बा भी एक सरकारी ही मुलाजिम थे और लगी बंदी तनख्वाह थी। ले देकर एक ही बच्चा था और रेहान के बाद कोई और बच्चा हुआ भी नहीं, इसलिए रेहान मेरा इकलौता बेटा था, जिसके लिए मैं बचपन ही से बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही थी। सरकारी मुलाजमत में ही
रेहान के अब्बा ने अपना ज़ाती घर तामीर करवा लिया था। ज़ाती घर का होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जिन लड़कों का अपना ज़ाती घर नहीं होता, उनकी नौकरी ख्वाह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लड़की वाले उन्हें अपनी बेटी देते हुए झिझकते ज़रूर हैं। अमूमन लड़की वालों की ख्वाहिश ये ज़रूर होती है कि कम से कम लड़के का अपना ज़ाती घर तो हो। और मैं तो जहाँ पर भी रिश्ता लेकर गई, जब लड़की वालों को पता चलता कि हमारा अपना ज़ाती घर है, तो उनके चेहरे का इत्मीनान दूर से दिखाई दे जाता और मेरा सीना भी चौड़ा हो जाता। मैं अपने इकलौते बेटे रेहान के लिए यूं तो कई लड़कियां देख चुकी थी, लेकिन ये जो मैं लड़की देखकर आ रही थी, उस पर मेरा दिल ठहर सा गया था। मैंने घर आकर रेहान को उसके बारे में बताया और कहा कि अगली दफा वो मेरे साथ लड़की के घर जाएगा, तो वो मेरी बात सुनकर थोड़ा सा सटपटा सा गया। ये लड़कियों के घर जाने वाले मामलात मुझसे दूर ही रखें। तो उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी। ऐसे कैसे दूर रखूं? मंगनी की अंगूठी क्या मैं अपनी उंगली में पहनूंगी? तो मेरी बात सुनकर वो हंसने लग गया। तो फिर मैं उसे समझाते हुए बोली कि देखो, जिस तरह हम किसी की बेटी को देखने के लिए जाते हैं, तो लड़की वाले भी तो ये हक रखते हैं ना कि लड़के को भी देखें, उससे बातचीत करके देखें कि आया वो गुफ्तगू में कैसा है। और मुझे यकीन है कि मेरा बेटा जहाँ भी जाएगा, अपना लोहा मनवाकर ही दम लेगा। तो मेरी बात पर रेहान चुप हो गया। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मुतमईन थी कि लड़की वालों की तरफ से हमें काफी पॉजिटिव जवाब मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। तो मैं रेहान को लेकर उनके घर गई। उसके वालिद, भाई बहनें सभी ने रेहान से बातचीत की और यूं लड़की वालों को रेहान बेहद पसंद आया। मैं चूंकि अपने साथ मंगनी की अंगूठी लेकर गई हुई थी, तो मैंने दुआए खैर की रस्म के तौर पर मंगनी की अंगूठी लड़की की उंगली में डाल दी और यूं ये मामला खैर आफियत के साथ तय हो गया। रेहान भी बहुत खुश था। एक हफ्ता ही गुजरा था कि लड़की वालों ने मुझे फोन करके कहा कि आप जल्द से जल्द शादी की तारीख तय कर लें, क्योंकि हमने 2 माह के बाद ही यहाँ से चले जाना है। हम सबके वीजे आ चुके हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जाने से पहले हम अपनी बेटी की शादी का फर्ज अदा करके रुखसत हों, क्योंकि फिर बाहर से जल्द आना कोई इतनी आसान बात नहीं होती। मुझे तो कोई मसला नहीं था, मैंने हामी भर ली, लेकिन लड़की वालों ने हमारे सामने जो शराइत रखी, वो सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो लेने के देने पड़ गए। लड़की वालों ने शराइत ये रखी थी कि लड़की के नाम मकान लगाया जाए या फिर 10 मरले जमीन बच्ची के नाम की जाए। हमने तो खुद मर मर के ये घर बनाया था, भला हम उसे बहू के नाम कैसे लगा सकते थे कि कल कला को बहू की नाराजगी या नचाकी की सूरत में वो तो हमें बआसानी उस घर से बेदखल कर सकती थी। वैसे भी मुझे लड़की और लड़की के घर वाले काफी नाजुक मिजाज भी लग रहे थे, लेकिन मंगनी करने तक और उसके बाद भी मैंने ये नहीं सोचा था कि वो लोग इतनी सख्त शराइत हमारे सामने रख देंगे। रेहान के अब्बा तो फिर किसी हद तक राजी हो गए, लेकिन मैं उठकर खड़ी हो गई। भला ये कोई बात हुई? मुझे शदीद गुस्सा आया। अभी ये लोग मकान लिखवा रहे हैं, तो कल न जाने ये क्या क्या करेंगे। मैंने रेहान के अब्बा को कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये कैसी शर्त है? हम ऐसी कोई शर्त नहीं मानेंगे। रेहान के अब्बा भी परेशान थे, लेकिन साथ साथ वो मुझे भी समझा रहे थे और लड़की वालों को भी कह रहे थे कि वो कोई दरमियानी रास्ता निकाले। ये बहुत ही कड़ी शर्त है, लेकिन लड़की वालों ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको ये शर्त मंजूर है, तो हम कल निकाह की तारीख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ये शर्त मंजूर नहीं है, तो फिर हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझे। उनकी बात सुनकर मैं गुस्से से बोली कि अगर आपकी तरफ से ये रिश्ता खत्म है, तो हमारी तरफ से भी खत्म ही समझिए। रिश्तों में ये सौदेबाजियां नहीं होती। आप वहाँ पर अपनी बेटी का रिश्ता कीजिएगा, जो पूरा पूरा किला इसके नाम करे। हमारे बस की ये बात नहीं है। और ये कहकर मैं बाहर आ गई। थोड़ी देर के बाद रेहान के अब्बा भी बाहर आ गए और मुझे गुस्सा हो करने लगे कि तुमने बहुत ही जल्दबाजी में फैसला किया है, इतना गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत थी? अब अगर बेटे का रिश्ता टूटेगा तो खानदान वाले क्या कहेंगे? तो मैं उनकी तरफ देखकर तेज लहजे में बोली, खानदान वाले जाएं भाड़ में, वो जो कहते हैं कहते रहे, लेकिन मैं ऐसी जगह रिश्ता देने के हक में नहीं हूँ जो शादी से पहले ऐसी शराइत रख रहे हों। रेहान को पता चला तो वो भी मायूस हुआ और मुझ पर खफा भी कि अम्मी कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेती। ये क्या किया? आनन फानन आपने रिश्ता खत्म कर डाला। मैं जानती थी कि रेहान को वो लड़की काफी पसंद आ गई थी और वो उसके हवाले से काफी रंगीन ख्वाब अपनी आंखों में सजाने लग गया था, लेकिन मैं क्या करती कि अगर ये रिश्ता हो जाता तो हम कहीं के ना रहते। मैंने तो ये सोचा था कि अमीर लोग हैं, खूब सारा जहेज आएगा
और कुछ अरसे के बाद ही हम उनके साथ कारोबार में शामिल होकर बाहर सेट हो जाएंगे, क्योंकि लड़की का सारा खानदान ही बाहर सेटल था। लेकिन बजाय हमें सेट करने के, ये तो हमारा बर्था निकालने को तैयार हैं। जो घर हमने बड़ी मेहनत के साथ और रुपया जोड़ जोड़ कर बनाया है, वो सारे का सारा अपनी बेटी के नाम लगवाने की बात कर रहे थे, जो जाहिर है हम में से किसी के लिए भी इसे मानना मुमकिन नहीं था। रेहान के अब्बा घर आने के बाद मेरे साथ बहुत लड़े कि तुम ही ऐसी ऊंची ऊंची जगहों पर हाथ मारने की कोशिश करती हो। अब देख लिया ना इसका अंजाम। अगर अपनी हैसियत के मुताबिक रिश्तेदारी जोड़ती तो आज यूं नाकाम होकर खाली हाथ घर न आती। रेहान भी अब मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करता था। मैं बेहद परेशान थी। रेहान ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वो अब अपनी पसंद की शादी करेगा और उसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अगर वो अपने सर्कल में से कोई लड़की पसंद करके हमारे सामने लाकर खड़ा करेगा तो वो तो 2 दिन भी हमारे साथ गुजारा नहीं कर पाएगी और ना ही हम उसके साथ रहने में इजी महसूस करेंगे। मैंने रेहान को साफ साफ कह दिया कि तुम हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैं जानती थी कि वो लड़के की जात है, कभी भी मेरी धौंस धमकी में नहीं आएगा। इससे पहले कि वो कुछ करे, मैंने उसके लिए लड़कियां देखने की कोशिशें तेज कर दी। लेकिन अब की बार मैंने आपा को साफ साफ कह दिया कि मुझे किसी ऐसे अमीर घराने में अपने बेटे को नहीं बिहाना, बल्कि जल्द अज जल्द किसी गरीब घर की लड़की ही देख लें और रिश्ते की बात चलाएं, क्योंकि अब मुझसे घर के मामलात नहीं चलाए जा रहे। आपा हमारे घर के मामलात को बहुत अच्छे से समझती थी। वो तो मेरी बात सुनने के बाद बोली कि मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ, इन अमीर घराने के चक्करों में से निकल जाओ। उनकी बेटियां अगर ब्याह कर तुम्हारे घर भी आ गई तो काम काज को तो हाथ लगाने से रही, शादी करके भी तुम्हारे मसले जूं के तू ही रहेंगे। इसलिए तो मैं कहती आ रही हूँ कि किसी गरीब घराने की लड़की को ब्याह कर ले आओ, फायदे में रहोगी, वो तुम्हारे घर के काम भी करेगी और तुमसे दबकर भी रहेगी। अमूमन अक्सर घराने इसी फार्मूले पर अमल करते हैं। यूं किसी गरीब घराने की बहुत सारी जिंदगी उनसे दबकर अपना वक्त गुजारती है और उनकी अलग से एहसानमंद भी रहती हैं। तो उनकी बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने उन्हें कहा कि बस ठीक है, आप जल्द अज जल्द कोई लड़की देखें। तो उन्होंने अगले ही दिन मुझे फोन करके बताया कि एक लड़की का रिश्ता देखा है, अगर तुम आकर देख लो, ये ना हो कि ये रिश्ता हाथ से निकल जाए। तो मैंने मुंह बनाते हुए उन्हें कहा कि गरीब की बेटियों के रिश्ते कहीं भागे नहीं जाते, ये तो शुक्र करते हैं कि कोई इनके घर रिश्ता लेने के लिए आए। तो वो मुझे समझाते हुए बोली कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल लड़की का बाप नहीं है और माँ भी बस दिल की मरीज है और कोई बहन भाई भी नहीं, इसलिए वो जल्द अज जल्द इस लड़की का रिश्ता तय करना चाहती हैं। 2-3 और भी रिश्ते इस लड़की के आए हुए हैं, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि जाकर देख लो। अगर पसंद आ जाए तो बात पक्की कर लो, वरना ये ना हो कि ये रिश्ता हाथ से निकल जाए और फिर मेरे लिस्ट में दूर दूर तक ऐसा कोई और रिश्ता मौजूद भी नहीं है। फिर तुम्हें काफी दिनों इंतजार करना पड़ेगा और तुम खुद ही कहती हो कि मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं होता। तो उनकी बात मेरे दिल को लगी और मैंने हामी भर ली। अगले दिन मैं चुपके से रेहान और उसके अब्बा को बताए बगैर ही आपा के साथ निकल गई, क्योंकि घर के कामकाज अब मेरे लिए मुसीबत बनते जा रहे थे, क्योंकि मेरी अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं लगती थी। जब हम उस लड़की के घर पहुंचे तो उसकी वालदा का रख रखाव और सलीके ने मुझे काफी मुतासिर किया। उसकी वालदा काफी बीमार थी और आपा ने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन घर साफ सुथरा और बहुत ही उम्दगी से सजाया हुआ था, जिसके बारे में लड़की की माँ ने ही बताया कि ये सब मेरी जोया करती है, क्योंकि मुझ में तो उठने बैठने की हिम्मत भी नहीं है। पूरा घर इसी बच्ची ने संभाल रखा है। तो मैं ये सुनकर और देखकर काफी मुतमईन हो गई, क्योंकि मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो घर के काम काज में अच्छी महारत रखती हो। घर आकर मैंने रेहान के अब्बा से बात की और उन्हें लड़की के हवाले से सारी बात बताई। तो वो ये सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे कि उनसे भी अपनी सारी बातें पहले ही क्लियर कर लो, ये ना हो कि बाद में उनकी भी कोई शर्तें निकल आए, क्योंकि वैसे भी उनकी इकलौती बेटी है, तो बगैर शर्तों के मुझे नहीं लगता कि ये उसे ब्याएंगे। बात उनकी अपनी जगह पर दुरुस्त थी, लिहाजा मैंने अगले दिन जाकर लड़की की माँ से मुलाकात की और सारी बातें क्लियर की, ताकि बाद में दिल बुरे ना हो। लेकिन मुझे बड़ी हैरत का सामना करना पड़ा जब लड़की की माँ ने कहा कि हमारी कोई शर्त नहीं है, बस मेरी एक ही बेटी है, उसका ख्याल रखें, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा क्या है, आज हूँ तो कल का कुछ पता नहीं, लेकिन अगर मेरी बेटी सुखी रहेगी तो मैं भी 4 दिन जिंदगी के और जी लूंगी।
मैं लड़की वालों की तरफ से मुकम्मल मुतमईन हो गई थी। लिहाजा मैंने और रेहान के अब्बा ने शादी की तारीख तय कर दी और रेहान को जब बताया तो वो हत्थे से उखड़ गया। वो ये शादी किसी सूरत नहीं करना चाहता था। मैं जानती थी कि वो अपनी साबका मंगेतर माहीन के जुल्फ का असीर हो गया है, लेकिन चूंकि मैं माँ थी इसलिए अपनी औलाद की कमजोरियों को बहुत अच्छे से जानती थी। जब मैंने उसके सामने रोना धोना शुरू किया और जज्बाती तौर पर ब्लैकमेलिंग की तो उसने अपने हथियार डाल दिए और यूं मैंने इंतहाई सादगी के साथ अपनी बेटी की शादी कर डाली। मैं जानती थी कि रेहान ये शादी इंतहाई मजबूरी के आलम में कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो इतना पत्थर दिल साबित होगा कि शादी की पहली रात ही उसे अपने कमरे से निकाल देगा। लेकिन जाने क्यों मुझे दुख होने की बजाय खुशी हुई, ये सोच कर के जोया को आते ही अपनी औकात का पता चल गया। क्या खबर अपने हुस्न को लेकर और इतनी अच्छी जगह रिश्ता तय होने पर उसका दिमाग सातवें आसमान पर जा पहुंचा हो। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि रेहान ने उसके दिमाग में आए खन्नास को बाहर निकाल दिया था। वो चुपचाप लाउंज में बड़े सोफे पर हक्का बक्का सी बैठी रही। मैं भी चूंकि थकी हुई थी इसलिए उसकी दिलजोई के लिए उठने की मुझ में हिम्मत ना थी। सुबह हुई तो मैंने देखा कि वो अपना दुल्हन वाला लिबास तब्दील करके सादा से कपड़ों में किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उसे पहले दिन ही कामकाज करता देखकर मेरी तबीयत खुश हो गई। उसने खामोशी से चाय पी। मुझे और रेहान के अब्बा को चाय देने के बाद वो चाय लेकर रेहान के कमरे में गई, लेकिन रेहान ने चाय की ट्रे उठाकर उसके मुंह पर दे मारी और उसे कमरे से बाहर निकलने का कहा। वो अपनी आंखों में आंसू लिए बाहर निकल आई और रेहान के अब्बा ये सब कुछ देखकर परेशान हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि ये घर में क्या हो रहा है। नई नवेली दुल्हन से चाय नाश्ते बनवाने की क्या जरूरत थी, और अगर इस बच्ची ने नाश्ता तैयार कर ही दिया था तो रेहान इस तरह का रवैया क्यों रख रहा है। उसे शर्म आनी चाहिए कि अपनी बीवी के साथ कोई इस तरह का सलूक करता है। तो मैंने उन्हें आहिस्ता से कहा कि मियाँ बीवी का आपस का मामला है, आप बीच में नहीं बोले तो बेहतर है। खुद ही कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। जाहिर है नई नई मंगनी टूटी है और ऊपर से शादी कहीं और हो गई तो जाहिर है एडजस्ट होने में उसे कुछ वक्त तो लगेगा। तो मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए। रेहान ने उसका अपने कमरे में दाखला बिल्कुल बंद कर डाला और उसे साफ साफ कह दिया कि जब मैं घर में हूँ तो मुझे कहीं नजर ना आओ। वो शिकवा भरी नजरों से रेहान को और कभी मुझे देखती रहती, लेकिन मैं तो नजरें चुराकर साइड पर हो जाती तो वो भी चुपचाप घर के कामों में लग जाती। लेकिन उसने कभी भी किसी किस्म का हरफे शिकायत अपनी जुबान पर न लाया। हमारे घर में दो ही कमरे और एक स्टोर था। एक कमरा तो हमारा और दूसरा रेहान का था। रेहान के कमरे से बेदखल होने के बाद वो हमारे कमरे में तो सो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे स्टोर रूम साफ करने का कहा तो वो अब रात को वहीं पर सोने लगी। उसने आनन फानन ही पूरा घर संभाल लिया था और सारा सारा दिन वो काम में जुटी रहती। रेहान हमारा बेटा, जो हमारे बुढ़ापे का आखिरी सहारा था, वो हमें 10 दिन बाद ही छोड़कर बाहर मुल्क चला गया और वहां से उसने कॉल की तो हम दोनों मियाँ बीवी हक्का बक्का रह गए कि ये इसने क्या कर डाला। उसने बताया कि उसके तमाम बाहर जाने के खर्चात माहीन ने पूरे किए हैं और अब वो माहीन से दूसरी शादी कर रहा है। ये बात सुनकर तो हम पर कयामत ही गुजर गई, लेकिन मैंने और रेहान के अब्बा ने ये बात जोया से छुपा ली, क्योंकि मुझे ये अंदेशा था कि अगर ये बात जोया को पता चली तो खुदा न खास्ता वो हम दोनों मियाँ बीवी को छोड़कर अपनी माँ के घर ना चली जाए। बेटा तो हम वैसे ही खो चुके थे, लेकिन अब उस लड़की का हमें बड़ा सहारा था, जो घर के कामकाज के साथ साथ बाहर का सौदा सलफ भी लाकर दे देती। उसे बस हमने यही बताया कि रेहान अपने ऑफिस की तरफ से बाहर चला गया है और जल्द ही लौट आएगा, तो वो अच्छे दिनों की उम्मीद आंखों में सजाए बिना किसी तहकीक के खामोश हो गई। तो हमारे लिए भी ये बात काफी थी, लेकिन मैं और रेहान के अब्बा इंतहाई परेशान थे कि ना जाने हम अपनी बहू से ये खबर कितने दिन तक छुपा सकते हैं। अगर रेहान सारी जिंदगी ना आया तो फिर क्या होगा। ये लड़की यहाँ पर उसके बगैर कब तक ऐसे ही जिंदगी गुजारेगी। ये सोच सोच कर कभी कभी तो मुझे हौल उठने लगते और दुख भी होता कि मैंने एक जीती जागती गरीब लड़की पर कैसा जुल्म ढा दिया है। रेहान हमें कभी कभी फोन कर लेता तो हमारी पूरी कोशिश होती थी कि उसकी बात जोया से करवाएं, लेकिन वो जोया की आवाज भी सुनना पसंद नहीं करता था। जब रेहान की कॉल आती तो जोया इंतहाई हसरत से हम दोनों मियाँ बीवी को देखती कि शायद हम में से कोई उसकी बात भी रेहान से करवा देगा। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं फोन जोया को दूंगी भी तो वो बात नहीं करेगा और फिर कोई ऐसी बात ना हो जाए कि उनके दरमियान का मामला और भी खराब हो जाए।
اس لیے ہم دونوں ہی بہت محتاط رہ کر گفتگو کرتے تھے، لیکن باتوں ہی باتوں میں ریحان کو ہم گھر آنے کا اصرار بھی کرتے تھے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا ہی رہ جاتا۔ اس کو گئے ہوئے تقریباً 1 سال تو ہو چکا تھا اور ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھیں بھی اس کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی، تو دوسری طرف زویا کی خدمت داری کو دیکھ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی پچھتانے لگے تھے۔ ہمیں ہر وقت یہ احساس اندر ہی اندر کھا رہا تھا کہ ہم نے ایک لڑکی پر ظلم کر ڈالا ہے۔ میں جب زویا کی خاموشی کو دیکھتی تو مجھے اپنا احساس جرم مزید ستانے لگتا۔ سوچ سوچ کر میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی کہ میں اب باقاعدہ نیند کی گولیاں کھانے لگی تھی۔ ایک رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں باہر صحن میں آ گئی کہ اچانک مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی، تو میں نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اسٹور روم کی طرف بڑھی کیونکہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ اسٹور روم خالی تھا اور زویا وہاں پر موجود نہیں تھی اور ایک چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر پر سورہ یاسین کی تلاوت چل رہی تھی۔ یا خدایا، زویا کدھر گئی؟ میں نے ایک دم ٹیپ ریکارڈر کو بند کیا اور دبے قدموں باہر چلی آئی کہ اچانک مجھے چھت پر ہلکی سی آواز آئی، تو میں تیزی سے چھت کی طرف بڑھی اور جو ہی چھت کا دروازہ کھول کر میں نے آگے قدم بڑھائے تو یہ دیکھ کر میں چونک گئی کہ زویا جائے نماز پر سر سجدے میں رکھے رو رہی تھی، تو میں پوری جان سے کانپ گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھایا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ میں اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، تو وہ تڑپ تڑپ کر میرے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس کی خاموش التجائیں میرا سینہ جلا رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور نیچے لے آئی۔ وہ اسٹور روم میں جانا چاہتی تھی لیکن میں اسے ریحان کے کمرے میں لے گئی اور کہا کہ آج کے بعد تم یہاں پر ہی سونا، اس کمرے پر تمہارا بھی حق ہے۔ اسے کمرے میں سلا کر میں باہر آ گئی اور پھر رونے لگی۔ میرے غلط فیصلے نے 2 زندگیاں اجیرن کر دی تھی۔ اگر میں جلد بازی میں یہ فیصلہ نہ کرتی تو آج میرا بیٹا باہر نہ جاتا اور نہ ہی زویا کی زندگی ریحان کے ہاتھوں برباد ہوتی۔ میں یوں اس لڑکی کو روتا ہوا مزید نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا میں نے صبح ہوتے ہی ریحان کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میرا دل ہولنے لگا کہ اس کا نمبر تو کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ یا خدایا خیر ہو۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ریحان کے ابا نے جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے ریحان کو ویل چیئر پر دیکھ کر وہ چلا اٹھے، تو میں بھی بنا سلیپر تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر گئی اور ریحان کو ویل چیئر پر بڑی ہوئی شیف کے ساتھ پریشان حال دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ریحان کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور پھر اسے لے کر اندر آ گئے۔ یہ سب کیا ہے ریحان؟ ہم دونوں میاں بیوی بس ایک ہی سوال ریحان سے کر رہے تھے تو وہ آہستہ آہستہ انتہائی بے بسی سے بولا، میرا باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آنے کی وجہ سے میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ہوں، تو ماہین نے مجھے فوراً ہی طلاق دے دی اور مجھے واپس پاکستان بھیج دیا۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ریحان کی اندھی محبت نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا۔ دروازے میں کھڑی زویا نے ساری باتیں سن لی تھی تو میں خوف زدہ نظروں سے ریحان کے ابا کی طرف دیکھنے لگی، کہیں یہ لڑکی ہمیں اسٹیج پر چھوڑ تو نہیں جائے گی، کیونکہ ہم دو کے ساتھ ایک تیسرے فرد کا بھی اضافہ ہو گیا تھا جو اپنے ذاتی کام کاج کے لیے بھی دوسرے کا محتاج تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے لیکن جب سر پر بجتی ہے تو پھر انسان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ مکافات عمل ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور ہم ماں بیٹے کو اپنی بوئی ہوئی فصل دنیا پر ہی کاٹنے کو مل گئی تھی۔ مجھے بس ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ زویا ان حالات میں ہمیں چھوڑ کر چلی نہ جائے، لیکن زویا ہماری زیادتیاں دیکھنے کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ شاید زویا کی دعاؤں اور بے لوث خلوص کا اثر تھا کہ ریحان معجزاتی طور پر ٹھیک ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ اپنی بیماری میں ہی وہ زویا کے خلوص کا قائل ہو گیا تھا اور اس کی قدر بھی کرنے لگا تھا۔ یہ زویا ہی تھی جس کی دعاؤں کے نتیجے میں ریحان کو پھر سے نوکری بھی مل گئی۔ اب الحمدللہ ہمارے گھر کے حالات نارمل ہیں اور میری زویا خیر سے امید سے بھی ہے، تو ریحان کو کہہ کر میں نے گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس حالت میں زویا کام کاج کرے۔ اب جہاں تک ہو سکے گا میں اپنی ان زیادتیوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی جو میں نے جانے انجانے میں زویا کے ساتھ کی۔